हाय। ये क्लास 9 का ज्योग्राफी एनसीईआरटी चल रहा है। अभी तक हमने क्लास 6, 7, 8 सारा देख लिया है और अभी ये 9th क्लास का चल रहा है ज्योग्राफी। आप अगर सारा वीडियो देखना चाहते हो, एनसीईआरटी सारा अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हो, तो आप मेरे प्लेलिस्ट यानी स्टडी विद टिया के प्लेलिस्ट में जा करके ज्योग्राफी सेक्शन में ज्योग्राफी पढ़ सकते हो। तो 8 का कुछ चैप्टर बचा हुआ है, वैसे 6, 7 और मैंने सारा करा दिया। आपको और कोई चाहिए होगा या कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हो। तो अभी तक हमने 9th का 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिया। ये चौथा चैप्टर है। चौथा चैप्टर का नाम है क्लाइमेट। तो हम इसमें क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। क्लाइमेट हम 6, 7 ये सब में भी पढ़े, पर इसमें हम लोग पढ़ेंगे और डिटेल में 9th क्लास में। तो बुक में बहुत दिया हुआ है पढ़ने के लिए, पर हम लोग इसमें थोड़ा सिंपल वे में पढ़ेंगे कि है क्या क्लाइमेट। तो सबसे पहले नेचुरल इन्वायरमेंट ऑफ एरिया। कोई भी जो इन्वायरमेंट, किसी जगह का एरिया का अगर हमको इन्वायरमेंट पता करना है तो 3 चीज़ें पता होता है। वहाँ का लैंड फॉर्म कैसा है, ड्रेनेज सिस्टम कैसा है और एटमॉस्फेरिक कंडीशन कैसा है। ये तीनों चीज़ पता कर ले तो उस एरिया का हमें इन्वायरमेंट पता चल जाएगा। ये दिया हुआ है। अब वेदर और क्लाइमेट में क्या अंतर होता है। वेदर जो होता है वो हर दिन होता है। कभी किसी दिन गर्मी होता है, किसी दिन ठंडा होता है, किसी दिन बारिश हो जाती है। तो ये हर दिन का जो क्लाइमेट होता है, हर दिन का जो मौसम होता है वो होता है वेदर। पर जब इसका एवरेज निकाला जाता है लॉन्ग टाइम के लिए, मान लेते हैं गर्मी, किसी जगह बहुत गर्मी है तो उसका एवरेज जो होगा मान लेते हैं 30 ईयर लिया जाता है, तो उसे क्लाइमेट कहते हैं। तो क्लाइमेट लॉन्ग टर्म का वेदर होता है। वेदर मतलब होता है हर दिन का टेम्परेचर, प्रेशर कैसा है, ये होता है हर दिन का। क्लाइमेट लगभग 30 साल का एवरेज निकालते हैं, 30 साल का। अब देखते हैं ये दोनों वेदर और क्लाइमेट का जो एलिमेंट होता है, मतलब हम कैसे पता करते हैं कि वेदर खराब है या अच्छा है, कैसा वेदर है, रेनी सीजन है या फिर क्लाइमेट इसी का बड़ा रूप होता है। तो एलिमेंट क्या है, टेम्परेचर, प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी और प्रेसिपिटेशन। मतलब वेदर और क्लाइमेट निकालने का जो जरिया है वो है टेम्परेचर, प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी और प्रेसिपिटेशन। प्रेशर और टेम्परेचर तो पता चल, एयर का जो हमारे चारों तरफ जो ब्लैंकेट ऑफ एयर है तो उसे वो उसका टेम्परेचर, जब सन आता है सन से वो गर्म हो जाता है और भी बहुत सारा गैसेस की वजह से गर्म हो जाता है, तो उसका टेम्परेचर जो होता है वही हम फील करते हैं, गर्मी या ठंडा। तो वो टेम्परेचर हो गया। प्रेशर जो हमारे आसपास जो एटमोसफेयर है वो प्रेशर डालता है हमारे ऊपर, तो उसे बोलते हैं प्रेशर। विंड होता है, कहीं हाई प्रेशर है कहीं लो प्रेशर है, तो जो एयर है वो हाई से लो की तरफ जाता है। तो अगर वो जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा तेज विंड जाएगा, तो इसे विंड कहते हैं। ह्यूमिडिटी, जो पानी जितना भी सरफेस पे है, अर्थ पे है, वो धूप उस पर पड़ता है, वो उड़ के हवा में जाता है। तो जितना पानी ज़्यादा उड़ के गया आसमान में, हवा में जितना पानी इकट्ठा हो गया उसे ह्यूमिडिटी कहते हैं। गर्मी के टाइम में बहुत धूप होता है तो बहुत सारा पानी उड़ के एयर में चला जाता है, तो वो ह्यूमिडिटी होता है, जिसे वाटर वेपर के रूप में जाता है। प्रेसिपिटेशन मतलब होता है आइदर वो बारिश हो, पानी का हो, स्नो का हो, सिल्ट का हो, सब प्रेसिपिटेशन में आ जाता है। तो ये सब एलिमेंट से हम पता करते हैं कि किसी जगह का मौसम कैसा है। समझ में आ गया। अब सीजन क्या होता है, ये जनरलाइज्ड मंथली एटमोसफेयर है। सीजन मतलब एक दिन का नहीं होता है। अगर मान लेते हैं 1 महीना तक गर्मी चल रहा है, 2 महीना तक गर्मी चल रहा है, फिर 2-3 महीने तक ठंडा चल रहा है, या 1-2 महीना बारिश कंटिन्यू हो रहा है, तो वो एक जनरलाइज टर्म होता है मंथली का। 3-4 मंथली जनरलाइज वेदर या क्लाइमेट, इसे कहते हैं सीजन मंथली जनरलाइज वेदर सीजन। तो 4 तरीके का सीजन होता है। 3 तरीके का होता है, विंटर, समर और रेनी, मतलब 4-4 महीने का 12 महीना। तो ये समझ में आ गया। अब हम देखेंगे मानसून। मानसून क्या होता है। मानसून एक अरेबियन वर्ड मौसिम से निकला है। मौसिम का मतलब होता है सीजन। जो हमारा, हम कोई पूछे कि इंडिया का क्लाइमेट कैसा है तो मानसूनी है। मानसूनी जो है कि थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल में कहीं ना कहीं इंडिया में बारिश होते रहता है। ठंड में तमिलनाडु में बारिश होती है, तो इसलिए जो इसका जो सीजन का जो नाम रखा गया है, जो क्लाइमेट का नाम रखा गया है इंडिया का, उसका मानसूनी है। क्यों? क्योंकि मानसून का मतलब सीजन होता है। और सीजन का मतलब क्या होगा, सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर। मतलब जो एक मानसून एयर का नाम है, जो वो हवा है समुद्र से होकर के लैंड यानी इंडिया में जाती है, समुद्र से पानी वाला हवा जाती है तो बारिश होती है। फिर क्या होता है, लौटते समय बे ऑफ बंगाल से होते हुए तमिलनाडु में जाती है, फिर वहाँ भी बारिश होती है। तो ये इस
रिवर्सल जाने का और रिटर्निंग का, इस एयर की वजह से इसे मानसून नाम रखा गया है। रीजनल सीजनल रिवर्सल इन विंड डायरेक्शन, वही विंड जो एक तरीके का विंड है जो बारिश करवाती है इंडिया में, वही फिर रिटर्निंग के टाइम में साउथ इंडिया में बारिश करवाती है। तो ये होता है सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर, इसलिए ये क्लाइमेट यहाँ का मानसून है। फिर जो इंडिया में बारिश होती है वो कहीं 10 सेंटीमीटर से लेकर 400 सेंटीमीटर तक, राजस्थान में 10 सेंटीमीटर बारिश होगी और मेघालय में 400 सेंटीमीटर तक। तो यहाँ पे हर तरीके का क्रॉप, हर तरीके का क्लाइमेट मिल जाएगा। ये चीज़ को दर्शाता है। ये सेंटीमीटर बारिश का मतलब ये होता है कि अगर कोई प्लेन जगह है वहाँ पर कितना बारिश होगी, उसका पानी का लेवल सेंटीमीटर में कहीं 10 सेंटीमीटर उठ जाए और कहीं 400 सेंटीमीटर उठ जाए, इसे हम सेंटीमीटर कहते हैं। फिर जो कोस्टल रीजन हमारा है वो वहाँ पे टेम्परेचर कंडीशन उतना वो मॉडरेट रहता है। कोस्टल रीजन एक्सपीरियंस लेस कॉन्ट्रास्ट इन द टेम्परेचर कंडीशन, जैसे कि नॉर्थ में जो लैंड एरिया होता है, लैंड बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, पर जो पानी का रीजन होता है वो जल्दी ठंडा नहीं होता है, जल्दी गर्म होता है, उसे टाइम लगता है करने में। इस वजह से जो वहाँ का टेम्परेचर होता है, मान लो ठंड का टाइम है तो पानी को धीरे धीरे ठंड होगा, वो मॉडरेट टेम्परेचर रखता है वहाँ का। तो कोस्टल रीजन ना बहुत ज़्यादा ठंडा होता है ना गर्मी होता है, मॉडरेट होता है, जैसे मुंबई में हो गया, कोलकाता में हो गया, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं लगता, ज़्यादा ठंडा लगता है। तो ये है। अब हम देखेंगे कि कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है, क्लाइमेट को कंट्रोल कौन कौन सा फैक्टर करता है, क्लाइमेट किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये पढ़ेंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया? कहीं भी कुछ डाउट होता है तो इतना सिंपल वे में एनसीईआरटी खुद से पढ़ना ठीक है, ये 4-5 घंटा इंसान पढ़ते तो समझ में आता है कि एनसीईआरटी में है क्या पढ़ने, मतलब बार बार ऐसे इतना ऐसे कैसे नोट्स बना ले, ऐसे कैसे पढ़े ताकि हम उसे 2-3 बार रिवीजन कर ले। पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट होता है उसे रिवीजन करना। तो हम इस तरीके से पढ़ेंगे, इतना कम टाइम लेके पढ़ेंगे ताकि इसे रिवीजन कर पाए 2-3 बार, तभी पॉसिबल है कुछ होना, नहीं तो बिना रिवीजन के कुछ नहीं हो सकता। कंट्रोल ऑफ क्लाइमेट, कंट्रोल ऑफ क्लाइमेट, क्लाइमेट को क्या कंट्रोल करता है, वहाँ किसी जगह क्लाइमेट जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो अल्टीट्यूड, लैटिट्यूड, ओशियन करंट, रिलीफ फीचर, विंड सिस्टम या प्रेशर और डिस्टेंस फ्रॉम द सी। किसी जगह का जो टेम्परेचर होता है ये सब चीज़ें कंट्रोल होता है। उसका क्लाइमेट मान लेते हैं, अल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई। अगर मान लो यहाँ पहाड़ पे है तो ठंडा लगेगा, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो हवा का टेम्परेचर ठंडा होते जाता है, तो यहाँ कोल्ड होगा, तो यहाँ क्लाइमेट कोल्ड होगा। लैटिट्यूड, लैटिट्यूड मतलब ये अर्थ है, ये इक्वेटर है। लैटिट्यूड मतलब ऊपर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, ये लैटिट्यूड जो है इक्वेटर, यहाँ गर्मी रहेगा क्योंकि धूप डायरेक्ट पड़ता है यहाँ पे सन, तो यहाँ पर क्या होगा, बहुत गर्मी होगा। फिर धीरे 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 जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो सन रेज क्या टिल्टेड हो जाता है, तो हायर एल्टीट्यूड पे ठंड लगता है, तो यहाँ क्लाइमेट ठंड होगा, और जो इक्वेटोरियल रीजन है वहाँ उमस वाला गर्मी होगा, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में। फिर ओशियन करंट, ये मान लेते हैं ओशन है। ओशन करंट क्या होता है, जब ओशन का पानी एक जगह से दूसरी जगह जाता है, मान लो कहीं बहुत ज़्यादा धूप पड़ रहा है, वहाँ पानी इवेपोरेट हो गया, कम हो गया, तो एक जगह का पानी दूसरी जगह जाते रहता है, तो ये हमेशा मूव करते रहता है पानी, करंट, इसे करंट कहते हैं। अगर इक्वेटोरियल रीजन से ट्रॉपिकल रीजन में गया तो वो हॉट करंट हो जाएगा, और जब मान लो ऊपर से नीचे आया तो कोल्ड करंट, क्योंकि ऊपर वाला एल्टीट्यूड में कोल्ड है, तो कोल्ड करंट और हॉट करंट होता है इस तरीके से। तो इस करंट पे भी डिपेंड करता है कि उस जगह क्लाइमेट कैसा होगा। अगर मान लो ट्रॉपिकल से हॉट करंट आ रहा है तो उस जगह का रीजन जो होगा वो गर्म हो जाएगा, कोल्ड करंट जा रहा है तो उस जगह का जो मौसम होगा वो ठंडा हो जाएगा। तो क्लाइमेट
ओशियन करंट पे भी डिपेंड करता है। ओशियन करंट मैंने बहुत अच्छे से समझाया है 6 का जियोग्राफी में, जिसमें ये सब है। तो अगर एकदम बेसिक से पढ़ेंगे तो क्लियर होते जाएगा, एकदम से जंप करने में थोड़ा मुश्किल है, फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ बता दे रही हूँ। रिलीफ फीचर पे भी डिपेंड करता है कि वहाँ का मौसम कैसा होगा। जैसे माउंटेन है तो माउंटेन पे क्या होगा, ठंडा होगा। प्लेन में गर्मी होगा, वहाँ बिल्डिंग विल्डिंग रहता है। अर्बन एरिया में तो उस वो टेम्परेचर कैप्चर कर लेता है, फिर रात को रिलीज करता है, तो वहाँ गर्मी होगा। फिर प्लेट्यू रीजन में पेड़ पौधा होता है तो मॉडरेट रहेगा। तो रिलीफ फीचर पे भी डिपेंड करता है कि मौसम वहाँ क्लाइमेट कैसा है। फिर है विंड सिस्टम और प्रेशर। अब विंड सिस्टम क्या है, प्रेशर क्या है, मान लो ये अर्थ है, या आसपास एयर है। एयर जो प्रेशर लगाता है अर्थ पे उसे कहते हैं एयर प्रेशर। ठीक, अब मान लो यहाँ पे धूप पड़ा, बहुत ज़्यादा धूप है, तो जब हवा गर्म हो जाता है ना तो वो ऊपर उठ जाता है, ऊपर भाग जाता है। जो ठंडा हवा होता है वो नीचे बैठ जाता है। तो हवा गर्म हुआ तो ऊपर चला गया, ऊपर जाके वो क्लाउड बन जाता है, फिर बारिश होता है वहाँ पे। तो विंड सिस्टम भी क्लाइमेट डिपेंड करता है। अगर मान लो जो प्रेशर है, अब यहाँ प्रेशर क्या हुआ, हवा ऊपर चला गया तो यहाँ खाली हो गया, पर जो हाई प्रेशर होगा, ठंडा जहाँ ठंडा जगह है, जहाँ हाई प्रेशर है, वहाँ से विंड बह करके इस जगह पे आ जाएगा। तो इस तरीके से मौसम चेंज होता रहता है। विंड सिस्टम और प्रेशर में भी डिपेंड करता है कि वहाँ क्लाइमेट कैसा है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, अभी हमने बात किया कि जो कोस्टल रीजन होता है वहाँ मॉडरेट वेदर होता है, ना बहुत ठंडा होता है ना बहुत गर्मी होता है, क्योंकि लैंड बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। उसके उल्टा ओशियन जो पानी होता है वो धीरे धीरे ठंडा होता है और धीरे धीरे गर्म होता है, तो वहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, मॉडरेट होता है। तो वहाँ तो डिस्टेंस फ्रॉम द सी, जितना ज़्यादा कोई भी लैंड सी से कम डिस्टेंस पे रहेगा वहाँ का टेम्परेचर उतना मॉडरेट रहेगा, वहाँ क्लाइमेट फिर उसके सी फ्रॉम द डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। तो ये सब फैक्टर है जिससे क्लाइमेट को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक, तो समझने पर ज़्यादा ध्यान दो, ये सब चीज़ लिखा हुआ हर जगह है, बुक में भी मिल जाएगा, नोट्स में मिल जाएगा, सब जगह रहेगा। पर जो चीज़ ऐसा कि दिमाग में सबसे ज़्यादा भरोसा अपने दिमाग पे करना चाहिए कि हम कहीं भी एग्जाम में बैठे हैं, कोई पूछ ले हमसे, अचानक याद करना है तो हमें उसका नोट्स या कॉपी नहीं मिलेगा, हमारा दिमाग ही हमारे साथ रहेगा। तो इसको अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो वो इम्पोर्टेंट है। जब हमको कोई चीज़ पता होता है तभी हम उसे लिख भी सकते हैं। लिखने में तो दुकान में भरा पूरा मार्केट है, पर एनसीईआरटी बुक है, कहीं से भी मिल जाए लिखा हुआ। तो ये क्लाइमेट कंट्रोल कौन कौन सी चीज़ पर डिपेंड करता है वो समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट। फैक्टर अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट। इंडिया का क्लाइमेट कौन कौन सा चीज़ को अफेक्ट करता है। हम जब भी कुछ पढ़ते हैं तो पहले हम वर्ल्ड का पढ़ते हैं, फिर उस चीज़ को इंडिया से देखते हैं कि इंडिया में वो चीज़ कैसा है। तो अब इंडिया में कैसा लैटिट्यूड है, कौन कौन से पे डिपेंड करता है यहाँ का क्लाइमेट है। अभी हमने देखा कि क्लाइमेट कितने फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो वो एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड, रिलीफ फीचर और प्रेशर, विंड, ओशन, डिस्टेंस फ्रॉम द ओशन करेंट, ये सब पे पूरी दुनिया का हम एक जनरल व्यू था। पर अब इंडिया में कैसा कंडीशन है वो देखेंगे। तो लैटिट्यूड, पहला बात है लैटिट्यूड, दूसरा अल्टीट्यूड, तीसरा प्रेशर, एंड विंड। ठीक, तो इंडिया जो है यहाँ पे है इंडिया, तो ये आता है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जोन में। इंडिया किस में है, ट्रॉपिकल में भी है थोड़ा थोड़ा और सब ट्रॉपिकल में है। तो यहाँ का लैटिट्यूड कैसा है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। ठीक, अल्टीट्यूड है, यहाँ पहाड़ भी है, माइल्डर विंटर एज कंपेयर टू एशिया, एज कंपेयर टू सेंट्रल एशिया।
हमारा ऊपर वाला जो नॉर्थ वाला पार्ट है इंडिया का, वो सब ट्रॉपिकल जोन में आता है। मतलब यहाँ पे विंटर में बहुत ही ठंड रहता है, पर हमें उतना ठंड नहीं लगता है जितना सेंट्रल एशिया में लगता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा हिमालय पहाड़ है, हमारा हिमालय जो पहाड़ होता है वो उधर से आने वाले ठंडा हवा को रोक लेती है, तो वो रुक जाती है ये हवा। इस वजह से हमें ठंड कंपैरिजन टू सेंट्रल एशिया कम लगता है। तो ये हमारा सौभाग्य है। फिर प्रेशर और विंड। प्रेशर और विंड कैसे डिपेंड करता है? अपर एयर सर्कुलेशन, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, प्रेशर और सरफेस विंड। तो अब ये तो लैटिट्यूड अल्टीट्यूड का बात हो गया। प्रेशर और विंड के कारण भी यहाँ का क्लाइमेट चेंज होता है। कैसे? तो देखो, अपर एयर सर्कुलेशन, ये मान लेते बे ऑफ बंगाल है, ठीक। अब मान लो यहाँ पे धूप पड़ा, धूप पड़ने के बाद अपर एयर सर्कुलेशन, ये बे ऑफ बंगाल है, सी है, ठीक है। सी में धूप आया, गर्म हुआ, यहाँ का हवा ऊपर गया, क्योंकि यहाँ से ऊपर जा रहा है तो मॉइस्चर लेके जाएगा। यहाँ क्लाउड बना, फिर क्लाउड बना, बहुत भयंकर क्लाउड बन गया, फिर इतना ज़्यादा हो कि बारिश होने लगेगा, फिर ये बनते जाएगा, फिर हवा, फिर यहाँ से आसपास से ठंडा हवा आएगा, फिर वो गर्म होकर ऊपर जाएगा, भयंकर हवा तूफान आएगा, तो जिसे साइक्लोन कहते हैं। इससे इससे भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा परेशानी होता है कोस्टल रीजन में। तो ये होता है अपर एयर सर्कुलेशन, जो साइक्लोन बनता है। फिर एक होता है वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। अब मान लो ये इंडिया है, मेडिटेरियन सी से ठंड के टाइम में ना, सुने होंगे बारिश होता है, नॉर्थ में ज़्यादा होता है, गेहूं के लिए, जो वीट के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो वो बारिश कैसे होती है? वो बारिश होता है, बारिश तभी होगा जब क्लाउड बनेगा। तो हमारे यहाँ क्या होता है, मेडिटेरियन सी से जो हवा होता है वेस्टर्न, वेस्ट से ईस्ट, इसीलिए बोलते हैं वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। मतलब जो मेडिटेरियन सी है वेस्ट में, वहाँ से गर्म मॉइस्चर वाला हवा यहाँ आ जाता है, टच करता है इंडिया के वेस्ट को, फिर वहाँ बहुत बारिश होती है। तो इसे बोलते हैं हम लोग वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, क्योंकि ये वेस्ट से आ रहा है, विंटर में होता है ये। तो ये होता है वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। प्रेशर सरफेस विंड, ये सरफेस विंड ये होता है कि मान लो सरफेस विंड, ये इंडिया है, मान लेते हैं कहीं ठंडा हवा है, कहीं गर्म हवा है। तो ठंडा हवा क्या होगा, हाई हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है, तो वहाँ पर कहीं बहुत ज़्यादा हवा बहने लगेगा। तो ये होता है सरफेस प्रेशर सरफेस विंड। तो इस वजह से हम फैक्टर अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट, तो ये फैक्टर है जिसे इंडिया का क्लाइमेट डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, अभी क्लाइमेट ही चल रहा है। अब इंडिया का क्लाइमेट देखिए क्या क्या फैक्टर होता है क्लाइमेट जिससे बदलता है। इंडिया का क्लाइमेट किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, ये हमने देखा। अब देखते हैं एक एनसीईआरटी में एक चीज और दिया हुआ है तुम्हारा, ये चीज कि इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड, नॉर्थ ईस्टर्ली, ये मुझे समझने में दिक्कत हुई थी जब मैं पढ़ती थी।
तो अब ना मतलब मुझे लगता है कि सबको प्रॉब्लम होता है समझने में, ईस्टर्ली वेस्टर्ली ट्रेड विंड क्या होता है। तो ट्रेड विंड और ईस्टर्ली सेम होता है, वेस्टर्ली अलग होता है। ये मान लो अर्थ है, ये इक्वेटोरियल है रीजन, ठीक, मान लो 30 डिग्री एंड नॉर्थ नॉर्थ साउथ। तो ये जो इक्वेटोरियल रीजन में है, ईस्ट की तरफ से आ रही है हवा, ऐसे थ्रू आउट द ईयर बहते रहते हैं ये हवा ईस्ट की तरफ से। ईस्टर्ली और वेस्टर्ली डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन से आती है उसी को उस पर नाम पड़ता है। तो ये ईस्ट की तरफ से आ रही है, ये नॉर्थन ईस्टर्ली हो गया। तो इंडिया यहाँ पे है कहीं पे, तो इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड, ठीक। तो ये इंडिया नॉर्थ ईस्टर्ली विंड में है। इसे ट्रेड विंड भी कहते हैं। थ्रू परमानेंट विंड होता है, दो तरीके का विंड होता है, टेम्पररी और परमानेंट। ये जो ट्रेड विंड है ये परमानेंट होता है। फिर इधर से ऐसे भी जाती है, ये वेस्टर्ली हो गया, ये प्रेशर बेल्ट होता है। मान लो जहाँ से हवा आ रहा है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर होगा, हाई प्रेशर से लो तरफ जाता है, तो हाई प्रेशर सब ट्रॉपिकल। जहाँ जा रहा है ये लो प्रेशर होगा, तो ये लो प्रेशर सब पोलर बेल्ट। यहाँ आ रहा है तो इक्वेटोरियल हाई प्रेशर लो प्रेशर, मतलब हाई से लो की तरफ जाता है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। तो इस तरीके से है। तो ये था, इसमें भी समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। ट्रेड विंड ही होता है जब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, एक कॉर्डियोलिस फोर्स होता है, ये भी देख लो, ये तुम्हारे है नहीं तो फिर भी समझ लो। ये मान लो इक्वेटोरियल रीजन है, जो अर्थ होता है वो घूमते रहती है, घूमते रहता है, कहाँ कहाँ, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। तो यहाँ हवा जो है वो भी घूमेगी। यहाँ जो जो बीच में होता है वो जल्दी जल्दी घूमता है और ऊपर में धीरे धीरे घूमता है अर्थ, मतलब बीच में ज़्यादा ये है ना, जिसको ठीक है तो जल्दी जल्दी घूमता है डिस्टेंस कवर करने के लिए, ऊपर में आराम से घूमते रहता है। तो कॉर्डियोलिस फोर्स क्या होता है, मान लो हवा ऐसे हवा आ रही है, इसका रोटेशन की वजह से, क्योंकि यहाँ स्लो है यहाँ हाई है, घूमने का ये मोशन, तो ये जो हवा है वो घूम जाती है राइट की तरफ, नॉर्थ में, हमेशा नॉर्थ में राइट की तरफ घूम जाती है, जिसे हम लोग बोलते हैं कॉर्डियोलिस फोर्स। कॉर्डियोलिस फोर्स एक फोर्स के, जिसे हम ये घूमने का जो फोर्स लगता है इसे हम लोग कॉर्डियोलिस फोर्स बोलते हैं। अगर साउथ में हवा है तो वो लेफ्ट की तरफ घूम जाएगी, किधर घूम जाएगी, लेफ्ट की तरफ। तभी जो ट्रेड विंड है वो ऐसे रहता है, ऐसे घूमते रहती है। जब वो ट्रेड विंड इक्वेटोरियल को, जब ये बहुत इधर हाई प्रेशर इधर लो प्रेशर हो जाता है गर्मी के टाइम में, तो ये क्या होता है, ये इक्वेटोरियल से क्रॉस कर जाती है। इक्वेटोरियल से क्रॉस करेगी तो नॉर्थ रीजन में, तो ये किधर मुड़ जाएगी, राइट की तरफ। नॉर्थ रीजन में हमेशा राइट की तरफ मुड़ जाती है, और यहाँ पे बहुत सारा बारिश, यहाँ से मानसून एंट्री करता है इंडिया में, तो ऐसे होता है। इसमें डाउट हो तो पूछना, सिंपल सा बात है। कॉर्डियोलिस फोर्स की वजह से नॉर्थ में हवा जो है वो लेफ्ट की तरफ चली जाती है, राइट की तरफ, और साउथ में लेफ्ट की तरफ। नॉर्थ में राइट की तरफ, नॉर्थ राइट की तरफ, और साउथ में लेफ्ट की तरफ। इस वजह से ही जब बहुत गर्मी होता है तो यहाँ में बनता है लो हाई प्रेशर से लैंड में लो प्रेशर बनता है, हवा घूम जाती है इधर राइट की तरफ, उसके बाद बारिश होती है वहाँ इंडिया में। तो ये इस फोर्स को कॉर्डियोलिस फोर्स बोलते हैं। कॉर्डियोलिस फोर्स हमेशा ही इक्वेटोरियल पोजीशन पे जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे जरूरी नहीं है ना डिफ्लेक्शन, यहाँ पर कम घूम रहा है यहाँ ज़्यादा घूम रहा है, इसलिए डिफ्लेक्शन हो रहा है। इक्वेटोरियल में तो डिफ्लेक्शन कहीं हो ही नहीं रहा, तो यहाँ जो हवा होता है उसका कॉर्डियोलिस फोर्स जीरो होता है इक्वेटोरियल पोजीशन पे। बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है कि इक्वेटोरियल रीजन में कॉर्डियोलिस फोर्स कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि डिफ्लेक्शन ही नहीं होगा यहाँ पर। डिफ्लेक्शन तो इसलिए हो रहा था क्योंकि ये तेज घूम रही है, धीरे घूम रहा है, तो उसको मैनेज करने के लिए वो होता है। कॉर्डियोलिस फोर्स मैक्सिमम होगा पोल के पास और मिनिमम जीरो होगा इक्वेटोरियल में। जहाँ पर कॉर्डियोलिस फोर्स का मतलब ही होता है, कॉर्डियोलिस फोर्स का मतलब होता है डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन कितना ज़्यादा कहाँ हो।
बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ये, बहुत प्रॉब्लम करता है पढ़ने में बच्चों को। अब हम देखते हैं इसे फेरल लॉ भी बोलते हैं, तुम्हारे एनसीईआरटी में। कॉरियोलिस फोर्स का जो अभी कहानी था उसे फेरल लॉ भी बोलते हैं, कि वो नॉर्थ में राइट की तरफ घूमती है और लेफ्ट में साउथ में लेफ्ट की तरफ घूम जाती है। कॉरियोलिस फोर्स डिफ्लेक्शन होता है, इसे फेरल लॉ भी बोलते हैं। अब देखते हैं हम और तुम्हारे एनसीईआरटी में क्या है। अब सीजन के बारे में पढ़ते हैं, अब कम ही बचा हुआ है, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सीजन क्या होता है, द सीजन। फिर भी अगर कहीं भी कुछ छूट गया हो, ऐसा पढ़ने में लगा हो कि मैम आपने ये एक्सप्लेन नहीं किया, तो तुम कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। तो ये तो सीजन जो है वो ज़्यादा नोटिस हम कर सकते हैं इंटीरियर पार्ट ऑफ द कंट्री। मतलब कोस्टल रीजन में तो मॉडरेट रहता है सीजन, गर्मी हो या ठंडा उतना पता नहीं चलता, पर इंटीरियर नोटिस का कहाँ होता है, नोटिसिएबल इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कंट्री। इंटीरियर पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक। पहला पढ़ते हैं विंटर सीजन, द कोल्ड विंटर सीजन। अभी हमने ये एक्सप्लेन किया साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। विंटर सीजन में क्या आता है, साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। जो वेस्ट में पानी होता है, ठंड में पानी होती है, गेहूं के लिए बहुत अच्छा होता है। ये मेडिटेरियन सी से हवा आता है। वेस्ट से कहाँ आता है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, वेस्ट इंडिया। इसके बारे में थोड़ा देख लो। ये जो होता है वो मेडिटेरियन सी से आती है, मेडिटेरेनियन सी along with वेस्टर्ली फ्लो। वेस्टर्ली हवा के साथ इंडिया में प्रवेश करती है ये। दूसरा है, इस वाले जो हवा को महावत बोलते हैं, टोटल अमाउंट ऑफ विंटर रेनफॉल। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है महावत। कभी पूछे एग्जाम में किसे कहते हैं, तो जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण ठंड में जो बारिश होती है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, जिसे गेहूं होता है, वीट के लिए बहुत अच्छा होता है, रबी वीट के लिए या रबी फसल के लिए बहुत बढ़िया होता है, इसे महावत बोलते हैं। किसमें, नॉर्थ वेस्ट में। महावत पूछ लेते हैं, महावत किसे कहते हैं, कौन से हवा को, तो जो साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस आती है उसे ही कहते हैं महावत। तो होल विंटर के बारे में तो पता ही है, ठंड होती है इस मौसम में, तो फालतू का चीज़ नहीं। बस मेन जो बात है, जो याद रखने वाली बात वो है, ठंड क्यों होती है, क्योंकि उस टाइम
सन का जो पोजीशन होता है वो साउथ के साइड में होता है, तो मैं ठंड का मौसम आता होता है उस टाइम में। तो ये सब तो पता ही है, 6 क्लास में मैंने डिस्कस किया। हॉट वेदर, जो ठंड में बात रखने वाली या बात ये है बस, हॉट वेदर सीजन। इसमें लू, एक लोकल हवा चलती है, लोकल विंड है लू, नॉर्थ इंडिया में लोकल विंड। फिर है काल वैसाखी। ये हॉट वेदर सिस्टम क्यों होता है? क्योंकि जो सन का पोजीशन होता है वो उसके पोजीशन के कारण होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास में होता है जहाँ इंडिया है, तो हॉट हवा ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो फिर ये होता है हॉट वेदर सिस्टम सीजन होता है। तो ये सब तो पता है, पर ये पता नहीं है कि लू, लोकल विंड जो होता है गर्मी के टाइम में लोकल विंड होता है, बहता है, उसे लू कहते हैं, वो बहुत गर्म होता है वो वाला, वो हवा। फिर काल वैसाखी, काल वैसाखी की कौन से हवा को कहते हैं? इस टाइम में वेस्ट बंगाल में थंडर, बहुत ज़्यादा ठंडा, पत्थर का भी बारिश होता है, तो इसे काल वैसाखी बोलते हैं वेस्ट बंगाल में। कहाँ बोलते हैं? वेस्ट, थंडर स्टॉर्म, पानी तूफान, पत्थर भी गिरता है, कहते हैं बहुत सारा पत्थर गिरता है तो आम के लिए अच्छा नहीं होता है। फिर एक होता है मैंगो सावर, 3 तरीके का हवा है यहाँ पर, ठीक है। मैंगो सावर्स, ये केरला में होता है। ये जो है ये प्री मानसून, ये बारिश है, प्री मानसून सावर्स, सावर्स प्री मानसून। यूपीएससी में पूछ लिया था एक बार कि मैंगो सावर किस कहाँ पे कैसे होता है, तो ये जो मैंगो सावर है ये प्री मानसून बारिश होती है, जो आम के लिए बहुत अच्छा होता है, ये केरला में होता है। ये डीपनिंग ऑफ मैंगो के बहुत हेल्प करता है। तो ये 2 तरीके का सीजन पता चल गया। अभी हम पढ़ेंगे एडवांस मानसून, रेनी सीजन। ये सब चीज़ ना हमें 6 क्लास से लेकर के पढ़ाया जाता है, तो हम वो चीज़ को रिपीट करने का क्या ही मतलब, सबको पता होता है कि हॉट सीजन में कपड़ा पहनना चाहिए, सूती कपड़ा पहनना चाहिए, ठंडा ठंडा खाना खाना चाहिए, क्योंकि गर्मी क्यों होता है? सन के पोजीशन के कारण होता है। सन का पोजीशन जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ चला जाता है तो सोलिस्टिस हो, समर सोलिस्टिस होता है, तो फिर गर्मी लगता है। ये सब हम लोग 6 में पढ़ते हुए आते हैं। यहाँ पर जो मेन हम लोग को एक्स्ट्रा दिया गया है हम वो पढ़ेंगे। तो यही ऐसे पढ़ने का तरीका होता है, हम उसी को लेके बैठते जाते हैं, घंटों लगा देते हैं, पर जो बात जानने का है वो छूट जाता है। तो जो छूटना नहीं चाहिए, मैं वही उसी को यहाँ डील कर रही हूँ, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर तीसरा मौसम है रेनी सीजन, यानी एडवांसिंग मानसून द रेनी सीजन। तो ये साउथ वेस्ट मानसून जो है वो समुद्र से आती है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, इस स्पीड से आती है। फिर एक और टर्म है एनसीईआरटी में, वो है ब्रेक इन रेनफॉल, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, या रेनफॉल ड्रॉ भी होते हैं इसे, ड्रॉ। इसकी वजह से ये जो ड्रॉ होता है वो है जहाँ पे बारिश हुई, मान लो जहाँ पे जाके बहुत क्लाउड बन गया, गर्म हुआ हवा, क्लाउड बन गई, जहाँ बारिश होगी तो उसे बोलते हैं हम लोग वहाँ पे ड्रॉ, वो मानसून ड्रॉ है। मान लो एक जगह पे क्लाउड बना पर वो हवा की वजह से दूसरी जगह चला गया, तो वहाँ ड्रॉट हो जाएगा किसी बार, तो ये फ्लड और ड्रॉट का कंडीशन होता है। मानसून का ही टाइम है, मतलब बारिश का ही टाइम है, पर कहीं कहीं सूखा पड़ता है, कहीं बहुत ज़्यादा बारिश होती है। जैसे कि मान लो कभी क्या हुआ, मानसून मानसून ड्रॉ जो है, ये जो वेव है, पानी का जो क्लाउड का वेव है, वो ना कभी चला गया हिमालय के ऊपर में, तो वहाँ बहुत बारिश होगा, फ्लड बाढ़ आ जाएगा। और ये जो क्योंकि ये ड्रॉ जो है वो शिफ्ट हो गया हिमालय की तरफ, तो प्लेन में क्या हो जाएगा, ड्रॉट आ जाएगा।
सूखा पड़ जाएगा। तो इसी को बोलते हैं ब्रेकिंग रेनफॉल। कहीं बहुत बारिश हो गया और कहीं इतना कम हुआ जो सूखा आ गया मानसून के टाइम में भी। कभी कभी मानसून के टाइम में भी किसान दुखी रहते हैं क्योंकि बारिश नहीं होती, इस वजह से ब्रेकिंग रेनफॉल। जो ग्राफ होता है रेनफॉल का वो शिफ्ट हो जाता है हिमालय की तरफ और नीचे प्लेन सूखा पड़ जाता है, तो इसे बोलते हैं ब्रेकिंग रेनफॉल। फिर चौथा रीजन है रिट्रीटिंग मानसून। जब मानसून लौट जाता है, मतलब अगस्त सितंबर अक्टूबर वाला टाइम, रिट्रीटिंग पोस्ट मानसून ऐसे लिख सकते। चौथा है रिट्रीटिंग या पोस्ट मानसून। इंडिया का क्लाइमेट मानसून। रिट्रेडिंग पोस्ट मानसून में क्या होता है, लैंड से हवा इधर जाती है। इधर क्या होता है, जब शिफ्ट, अब मान लो ठंडा का टाइम आया तो जो सूर्य का शिफ्ट है वो साउथ की तरफ हो गया। साउथ की तरफ होगा तो यहाँ गर्म होगा पानी, यहाँ लो टेम्परेचर होगा, लो प्रेशर होगा, मतलब हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। लो प्रेशर के कारण जो हवा है इधर का इधर आने लगेगा, मतलब लैंड से इसके तरफ। पर क्या होता है, यहाँ हमारे बे ऑफ बंगाल है, यहाँ से तो यहाँ पे बारिश नहीं होती क्योंकि वो तो सूखा है, लैंड में तो कोई मॉइस्चर ही नहीं हुआ हवा में, तो वो सूखा हवा आता है। पर जब ये हवा बे ऑफ बंगाल में तमिलनाडु से होकर इधर आती है तो क्योंकि बे ऑफ बंगाल से वो मॉइस्चर उठा लेती है रिट्रीटिंग मानसून अक्टूबर में, इसलिए तमिलनाडु में बारिश होता है क्योंकि यहाँ से वो हवा जो था लैंड से जो इधर आ रहा था इस साइड में, तो वो क्या किया, बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर उठा लिया, इस वजह से तमिलनाडु में बारिश होती है और इधर बारिश नहीं होती क्योंकि यहाँ तो लैंड से हवा आ रहा है इधर। तो रिट्रीटिंग मानसून अक्टूबर के टाइम में तमिलनाडु में बारिश क्यों होती है, समझ में आ गया। तो ये होता है पोस्ट मानसून। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल इन इंडिया, ये क्या होता है, ये मानसून जो है यूनिफाइड बॉन्ड, मतलब एक इंडिया को एक बॉन्ड में बांध के रखती है। बहुत तरीके के क्रॉप्स होते हैं, बहुत तरीके के फसल होते हैं, बहुत तरीके का कल्चर होता है, बहुत तरीके के फेस्टिवल होते हैं, सब एक मानसून पे डिपेंड करता है कि कौन से सरसों कटता है तो अलग होता है, नया चावल आता है तो फेस्टिवल होता है। एक बॉन्ड में बांध के रखता है हमें, यहाँ का कल्चरली बांध के रखता है यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो रेनफॉल है यहाँ पे इंडिया में। तो ये है क्लास 9th का चैप्टर 4 क्लाइमेट खत्म हो गया। बात बहुत कुछ है पर वो चीज़ जो हमें पता है तो हम उससे क्यों जाने, हम वो जानेंगे जो हमारे सीखने लायक इस चैप्टर में दिया हुआ है, तो यही दिया हुआ है इसमें। तो ये अब इतना करने के बाद इसका तुम क्वेश्चन आंसर करना बुक में सारा हो जाएगा। फिर भी डाउट होगा तो कमेंट में कर सकते हो, मैं इसे एक्सप्लेन कर दूँगी दोबारा। थैंक यू।